हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत कई विषय विचाराधीन थे। पहला विशेष था अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन ना करते हुए भी आखिरकार हां कर बैठे और चुनाव मैदान से हट गए। इस पर बात करने की जरूरत थी। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, वो भी एक बहस के लायक विषय था। नीट के मामले पर भी बातचीत करने की जरूरत हम महसूस कर रहे थे, पर इन सबसे परे चूंकि कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट प्रस्तुत किया जाएगा और बजट पूरे देश के संदर्भ में जागरूकता का भी विषय रहता है, जिज्ञासा का भी विषय रहता है और सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय रहता है। तो आज हम बजट पर बात कर रहे हैं, बाकी विषयों पर बातचीत आगे करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय था आरएसएस के संदर्भ में अनुमति देने का सरकारी कर्मचारियों को भागीदारी के संदर्भ में, उस पर भी बात करना बड़ा जरूरी है। करेंगे आगे बात आने वाले कुछ समय में, लेकिन आज हमारी बातचीत आम बजट पर। आम बजट तीसरी पारी उम्मीद है भारी। संदर्भ यह है कि तीसरी बात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। निर्मला सीतारमण इतिहास रचने जा रही हैं कि लगातार छठवीं बार पूर्णकालिक बजट वह संसद के मध्य प्रस्तुत करेंगे। बजट के संदर्भ में बड़ा रोचक किस्सा है। ये जैसे हम बजट बोलते हैं, ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। हमारे यहाँ तो इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में उल्लेखित है, पर फिर भी पूरी दुनिया बजट बोलती है। बजट का इतिहास तकरीबन 300-350 साल पुराना है। 1773 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट। वो जब हिसाब किताब प्रस्तुत कर रहे थे संसद में, तो उस समय पर उन्होंने जिस बटुए का इस्तेमाल किया था, उस बटुए को बजट बोला जाता था। छोटा सा बटुआ था, तब से यह बजट शब्द चर्चा में है। पर उस बजट से ही लोग अपनी उम्मीदों के संदर्भ में ध्यान लगाते हैं, समझने बूझने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमारे लिए आगे क्या कुछ करने जा रही है। जानने की कोशिश अर्थशास्त्री करते हैं कि देश कहां जाएगा और दुनिया के मुकाबले कहां ठहर पाएगा। इसी क्रम में जब हम आज इस बजट पर बातचीत कर रहे हैं, तो निर्मला सीतारमण के साथ भारी उम्मीदें हैं। सरकार जो तीसरी बार जनादेश पाने में सफल रही है एनडीए के रूप में, उस सरकार ने चुनाव के दौरान कुछ वायदे किए थे, कुछ वायदे चुनाव से पहले के भी थे। उन वायदों के संदर्भ में तो सरकार के द्वारा स्टैंड लेने की उम्मीद है ही, पर इसके अलावा भी लंबे समय से टैक्स में छूटों को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं। क्या कुछ इस बजट से हम उम्मीद रख सकते हैं और किस तरीके से यह बजट देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाने की दिशा में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा, इस पर हमें बात करनी है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बारी बारी से लोग जुड़ेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए टी.एस. सिंहदेव साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आर्थिक मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ में है। हमारे साथ डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं। जब भी ऐसे मसले होते हैं, सारथी जी सारथ देने के लिए हमारे साथ होते हैं। तो सारथी साहब का स्वागत है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी हैं और कुछ देर में हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जी भी होंगे, जो पूर्व चेयर हैं आरबीआई के। चर्चा की शुरुआत हम टी.एस. सिंहदेव साहब से करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, एक बार उसको सुन लेते हैं। बजट है, हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। तो सिंहदेव साहब, दल के लिए जितना लड़ना था लड़ लिए, अब देश के लिए लड़ना है। तो इस भावना को व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 5 साल की बात नहीं की है, 21 साल, 22 साल, 23 साल की बात की है। 2047 तक यह विकासशील भारत, विकसित भारत हो जाएगा। उस दृष्टि से यह बजट आने वाला है। इतनी उम्मीदों के साथ आप भी हैं, या 10 साल का अनुभव आपका कुछ ऐसा है कि बहुत उम्मीद आप जोड़ नहीं पाते हैं? थोड़ा रोशनी देंगे, क्या उम्मीद आपको इस बजट से? सर्वप्रथम आपको प्रणाम जी, सभी साथी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को प्रणाम। आपको आभार कि इस चर्चा में मुझे भी सहभागी बनने का आपने अवसर दिया। ये बजट, जैसा मोदी जी कह रहे थे, संभव है कि अगले 5 सालों
में सरकार को जो अवसर मिलेंगे उसकी दिशा दे सकता है। सामने क्या आएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन उसकी दिशा दे सकता है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा, ये सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में ध्यान ज्यादा दे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, और अन्य क्षेत्रों में जहां तक मेरी निजी राय है, सर्विस सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में, इसमें सरकार को इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ाना चाहिए। साथ में डिफेंस भी है जी। इसमें पेंशन का दबाव आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन का दबाव आ रहा है, तीनों हमारी विंग के लिए ये बातें हैं। तो ये 4 भागों में मुख्य रूप से, और इसमें बाकी चीजें, अन्य चीजें बीच में आ जाएंगी। तो व्यक्तिगत मेरा दृष्टिकोण, कैपिटल हेड में आपको एक्सपेंडिचर करना है, उसमें 1,11,111 कितने करोड़ की बात हुई थी, वो ठीक है, अपने जगह वो ठीक है। बाकी जीएसटी का रैशनलाइजेशन, रेट रैशनलाइजेशन, इसके स्लैब जो 8 हैं, 0 से अगर चालू करते हैं, ये 1 या 2 पे आ जाने चाहिए। ये बजट में मैं उम्मीद करूंगा कि हो। इनकम टैक्स के स्लैब के, एक मिनट रोकना चाहूंगा सिंघवी साहब, ये आपकी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, या वाकई आपको उम्मीद भी है कि बजट में ऐसा होगा? थोड़ा इसमें बताए ना, बड़ा अनुभव है आपको, कोई उम्मीद है आपको कि हाँ ऐसा होगा बजट में? अब चुनाव बीत गया, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि ना हो, लुभावनी इत्यादि जिसको हम कहते हैं जी। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब का रैशनलाइजेशन, उसमें कुछ स्लैब में कमी करना, टैक्स रेट्स कम करना, ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे हो खर्च करने के लिए, ये सारी दिशाओं में हमको काम करना होगा। आप खर्चे कराइए लोगों से, उसके टैक्स के कंजम्पशन के ऊपर टैक्स आएगा आपके पास, जीएसटी अन्य माध्यम से, उससे गवर्नमेंट में इनकम बढ़ाने के लिए करिए। पर मैं समझता हूं कि इकोनॉमी को अगर हमको और तेजी से आगे बढ़ाना है, तो ये कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, कंज्यूमर के पास आपको राशि उपलब्ध अधिक करानी पड़ेगी, और अधिक करानी पड़ेगी। अच्छा, मेरा सिंघवी साहब एक सीधा सवाल है, 10 साल से जिस राह पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जा रही है, आर्थिक दृष्टि से आपको वह सही दिशा में दिखाई देती है, या ये आर्थिक नीतियां इस सरकार की आपको परेशान करती हैं? इस पर टिप्पणी चाहिए। 2 बड़ी गलतियां जो हुई हैं पिछले 10 सालों में, एक नोटबंदी की, जिसने अर्थव्यवस्था पे और आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा आघात किया, और दूसरा जल्दबाजी में जीएसटी को लागू करना है, जिस स्वरूप में भी जीएसटी को पुश कर दिया गया। एक पार्लियामेंट का सेशन बुला के, जब देश आजाद हुआ था उस समय जॉइंट सेशन हुआ था, एक जीएसटी के लिए जॉइंट सेशन बुला के, मुझे लगता है कि ये 2 बड़ी गलतियां हुई हैं। और इसके ऊपर कोरोना का वार, उसकी कहर, उसके दुष्परिणाम जो अर्थव्यवस्था पे भी पड़े। अब ये बहुत कठिन सवाल है कि लॉकडाउन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उस पर अर्थव्यवस्था पे जो विपरीत प्रभाव पड़ा। मेरी निजी राय गलत हो सकती है, लेकिन मुझे लगता था, और आज भी लगता है, कि लॉकडाउन के अलावा विकल्प नहीं था। लेकिन बड़ी मार उस पे भी अर्थव्यवस्था पे पड़ी। हम तैयार नहीं थे कोरोना का सामना करने के लिए, बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जान बचाना या अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना, इस प्रकार का सवाल था। तो ये 10 साल में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसने जो परिकल्पना थी कि हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ में हम आ जाएंगे, उससे हम अभी दूर हैं, उससे हम काफी दूर पर इस सरकार ने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, रेलवे नेटवर्क पर, रोड नेटवर्क पर, एयर नेटवर्क पर, इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? लिमिटेड फायदा है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सामान लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में सीमेंट लगेगा, स्टील लगेगा, इस प्रकार की वस्तुएं लगते हैं। तो इसमें आप खर्चा करेंगे तो इन सामग्रियों का क्रय होगा जी, सरकार खरीदेगी या कोई भी खरीदेगा। इन सामानों के क्रय से वो उद्योग चलेंगे, और ऐसे उद्योगों के साथ एम्प्लॉयमेंट कितना बनेगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे लगेंगे उससे सस्टेनिंग रोजगार आपको कितना मिलेगा। इसके बारे में मेरे विचार पहले भी आपके साथ चर्चा हुई है, मेरे एक प्रकार के विचार रहे हैं, मैंने उनको भी व्यक्त किया था। तो लिमिटेड फायदा रहता है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। शेष जो राशियां हैं जी, इसमें प्रायोरिटी आपको किसको देनी है?
इसमें मैंने अपना नजरिया पेश किया कि आप सीधे सैलरीज इत्यादि जो राज्यों के पास हेल्थ और एजुकेशन रहता है, केंद्र सरकार सैलरी के रूप में राशि उतनी सस्टेनेबल रूप से नहीं दे पाती जी। आप सारे जितने पद वेकेंट हैं स्वास्थ्य विभाग के अमले के और शिक्षा के अमले के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रांट्स उपलब्ध कराए राज्यों को और राज्यों के बजट के हिस्से को तनख्वाह के लिए उपलब्ध कराए, ताकि सारे पद जितने वेकेंट हैं स्वास्थ्य विभाग के और शिक्षा विभाग के, इनको पूरा किया जा सके। एक सीमित 2 विभाग की ही बात अगर करें तो मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण दिशा दी है हमारी चर्चा को सिंघे साहब ने। उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं शिक्षा के संदर्भ में, हम बात करते हैं स्वास्थ्य के संदर्भ में, इसमें योजनाओं के संदर्भ में ऐलान करते हैं, हमने तो राइट भी दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार, हमने स्वास्थ्य के संदर्भ में आयुष्मान योजना भी दी हुई है, पर जिस विसंगति के संदर्भ में सब तरह से खबरें आ रही हैं, तो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर चरण सिंह जी। चरण सिंह जी, उम्मीद है 1000 एक अनार 100 बीमार, ऐसी कहावतें बजट के साथ में जुड़ जाती है। इस बजट के संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं? एनडीए तीसरी बार सत्ता में आ गया है, अभी 5 साल बाद चुनाव होना है, क्या उम्मीद करें? जनता की चिंता करेंगे या अपने हिसाब से ही काम करेंगे? क्या देखते हैं आप कल के लिए? सीधा आपने म्यूट कर रखा है, अगर उसे अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक भी पहुंचेगी। जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जी, वो अगर वो कुछ संकेत दे रहा है तो वो तो बहुत अच्छा संकेत दे रहा है जी। जो इकोनॉमिक सर्वे में जिस तरीके की बातचीत की गई है जी, और जिस तरीके से उन्होंने विकसित भारत की बात या 6 पहलू जो उन्होंने बताए जी, उसमें वो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, वो केपेबल और कैपेसिटी एक्सप्लोर करना है। तो इस तरीके से जिस तरीके का इकोनॉमिक सर्वे में अगर ये पढ़ा जाए तो यही आदमी कह सकता है, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी शास्त्री यही कहेगा कि जो नीति सामने आने वाली है कल बजट में वो थोड़ी जिम्मेदारी वाली नीति होगी। उसमें क्या कुछ होगा? अभी आपने ठीक कहा 1000 बीमार और पैसा है नहीं, तो हमको प्रायोरिटीज तो सेट करनी ही पड़ेगी। मुझे जो लग रहा है जिस तरीके प्रायोरिटीज सेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे सबसे बड़ा हमारे लिए एक मुद्दा बना हुआ है जी। और इकोनॉमिक सर्वे ने उसमें जोर भी दिया और कहा कि 8 मिलियन जॉब, हमें 82 लाख के करीब जॉब हर वर्ष क्रिएट कर रहे हैं। कहां से आएंगे जॉब? मुझे लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को ही लाने पड़ेंगे। और कहां से? प्राइवेट सेक्टर में एमएसएमईज को रोल प्ले करना पड़ेगा। तो एमएसएमईज के बारे में मुझे लगता है कल के बजट में काफी अच्छी बातें होंगी ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। मैं चरण सिंह साहब माफी चाहते हुए आपसे हस्तक्षेप करना चाहता हूं इस मुद्दे पर। ये देश के हालात बहुत बेहतर हो गए क्या पिछले 10 सालों में? क्योंकि 10 साल पहले जब सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही थी तो 2 करोड़ नौकरियों के सृजन की बात हर वर्ष के लिए कही गई थी। और आज जब 2024 में बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षण आया तो उसमें 78 लाख नौकरियों की जरूरत हर साल जताई गई है। लक्ष्य हमारा 1 करोड़ 22 लाख नौकरियों का घट गया है, जो संकल्प था वर्तमान सरकार का पार्टी के स्तर पर 10 साल पहले। तो मेरा जानना यह था चरण सिंह साहब, क्या वाकई हमारे बीच में जो पीढ़ी है उसे इतनी ज्यादा नौकरियां मिल गई हैं कि जो हम लोग 2 करोड़ नौकरियां हर साल जरूरत महसूस कर रहे थे, वो आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है बस 78 लाख की जरूरत रह गई। थोड़ा दृष्टि दीजिए ना इसमें। मैं दोपहर से बड़ा बेचैन हूं कि हमारे हालात इतने बेहतर हो गए। दो बातें हैं और आपके प्रोग्राम में आने का मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि आप एकदम माइंड को चैलेंज करते हैं। अच्छा देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके हम लोग कोविड से निकले, बहुत ही खतरनाक महामारी थी कोविड की, और उसके बाद जो हमारे साथ हुआ अर्थव्यवस्था के साथ, और जो फिर बाद में 2 लड़ाई चल रही है पहले यूरोप में और फिर मिडिल ईस्ट में, उस कारण जो हुआ, सैंक्शन हुए, ग्लोबल ग्रोथ रेट एकदम सिंक कर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, तो हालात तो बिगड़े हुए। पर हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था किस हालात में चल रही है वो तो दुनिया भर के आंकड़े आपके सामने हैं। वो हम सबसे ज्यादा मजबूत चल रहे हैं। हमें 8.2% पिछले साल क्लॉक किया है। इस साल अभी एक हफ्ता पहले IMF ने जो कहा है
उन्होंने कहा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने हमारे ग्रोथ रेट का जो नाप तोल है जीडीपी उसको थोड़ा बढ़ा दिया जी। अब ये सवाल है कि 2 करोड़ वर्सेस 88 लाख जो आप कह रहे हैं, 78 लाख आज का जो विश्लेषण आया है और जो मैं 78 लाख, और उन्होंने 2036 तक उसका पूरा एस्टिमेट दिया है। पर आज का जो विश्लेषण आया है उसमें मैं देख रहा हूं कि दोनों चीज देखी गई कि एक वर्कफोर्स में एडिशन कितना होगा और दूसरी बात देखी गई कि एग्रीकल्चर से कितने लोग डिस्प्लेस होके आएंगे। मेरा कहने का भाव ये है कि ये साइंटिफिकली डिजाइन्ड डेटा है। इसके अलावा 2 स्टडीज मैंने देखी हैं, एक तो मैं कोट कर सकता हूँ, एक ड्राफ्ट स्टेज में है सुरजीत भल्ला की, उन्होंने भी यही अनुमान लगाया, और दूसरी गोल्डर की है, गोल्डर भी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री माने जाते हैं, उन्होंने भी यही अनुमान लगाया कि जो जॉब्स की जरूरत है हमारे देश में वो करीब 8 से 9 मिलियन इस पैमाने पे है। अब ये जॉब्स कहां से आएंगे? मेरी राय में एक तो एमएसएमई से आएंगे, एक प्राइवेट सेक्टर को लाने पड़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर को सक्षम करने के लिए ये इकोनॉमिक सर्वे ने अपने प्रीफेज में बहुत अच्छा लिखा है, क्या सरकार को कुछ ढील देनी पड़ेगी, और दूसरी बात लिखी है कि सरकार, प्राइवेट सेक्टर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों को मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस तरीके, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं सोचता हूं कल वाले बजट में एम्प्लॉयमेंट पे जोर होगा, एम्प्लॉयमेंट में जोर होते होते एमएसएमईज पे जोर होगा। प्राइवेट सेक्टर को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पिछले सालों से थोड़ा बढ़ रहा है, मुझे लगता है वहां पर कुछ इंसेंटिव्स आ सकते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए। मेरी समझ में ये कल के बजट में मैं देखूंगा एम्प्लॉयमेंट पे जोर। दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी इस बजट में डिस्कस हुई, और इकोनॉमिक सर्वे में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्योंकि बोलबाला चल रहा है पूरी दुनिया में। इग्नू में हमारे एक नोबेल लॉरेट आए थे प्रोफेसर स्पेंस, जब उनसे बात की गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो जॉब को नुकसान होगा, नौकरियां चली जाएंगी, तो उन्होंने साफ कहा था कि देश को अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आज की इकोनॉमिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे में वो बात की गई है, जॉब्स को जनरेट करना है, किस तरीके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स को मिलाया जाएगा, वो भी कल वाले बजट में देखना होगा, किधर किधर इंसेंटिव दिया जा रहा है। तीसरी जगह जो जॉब जनरेशन, जॉब क्रिएशन की बात आ सकती है, वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात आ सकती है, जहां पर सोलर और विंड की बात हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कल का बजट में मैं एम्प्लॉयमेंट पे काफी ज्यादा जोर देखूंगा। तो रोजगार पे जोर के रूप में डॉक्टर चरण सिंह जी देखते हैं, लेकिन सारथी आचार्य जी, रोजगार ही नहीं चाहिए, देश की नीति में एक बड़ा बदलाव आया है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। हमारे देश में बचत को प्रोत्साहित करने की अतीत से परंपरा रही है। हजारों साल की हमारी जीवन संस्कृति बचत को हमेशा सराहना की दृष्टि से देखने वाली रही है। पर पिछले 10 सालों में तमाम अर्थशास्त्री इस राय में है कि इस सरकार की दिलचस्पी बचत में कम, खर्च में ज्यादा है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। अफसरों की गाड़ियां एम्बेसडर हुआ करती थी, वो इनोवा में तब्दील हुई, इनोवा से आजकल फॉर्च्यूनर में तब्दील हो गई है, मंत्रियों की भी बदल गई हैं। पर आप देखिए कि अटल पेंशन योजना 20 साल 22 साल पहले लागू हुई थी, जिसमें यह प्रावधान था कि आप पैसा जमा कराइए, रिटायरमेंट के समय पे आपको 1000 से 5000 रुपए पेंशन मिलेगी। 2002-3 की बात है। 2024 में अटल पेंशन योजना अटल बनी हुई है। अभी भी अपेक्षा यह है कि 20 साल बाद, यानी 2044 में या 2047 विकसित भारत में भी आपको पेंशन के तौर पर 5000 रुपए मिलेंगे। हो सकता है उस समय एक टाइम का खाना 5000 रुपए में आए। हमारी बचत के संदर्भ में 1.5 लाख की छूट 80C, न जाने कितने 1.5 दशक करीब हो गया, शायद वो 1.5 लाख पे ही हम रोक के रखे हुए हैं। भूले से भी आदमी इससे ज्यादा बचत ना कर ले। लोन के संदर्भ में, हाउसिंग लोन के संदर्भ में छूट हम वहीं पर रोक कर रख दिए हैं। 2 लाख रुपए ब्याज का छूट मिलती है, कहीं बढ़ ना जाए। थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं आचार्य साहब, कल कोई उम्मीद है कि देश के लोग बचत के संदर्भ में प्रोत्साहित हो? इस दृष्टि से निर्मला सीतारमण कोई कोशिश करेंगे या इतना भी छीन लेंगे? देखिए, जहां तक बचत का सवाल है, हमारे यहाँ बचत जितनी भी होती है आजकल जी, वो पहले कम हो गई है। पहले एक जमाने में 36% तक पहुंच गया था बचत, अब वो शायद 28-20 के करीब आ गया है।
इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन की वजह से बचत कम हुई है। दूसरी चीज यह है कि बचत का बहुत सा पैसा जो है स्पेकुलेशन में जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का कहना है कि हार्ड इन्वेस्टमेंट के बजाय ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा जा रहा है। इसी वजह से आप BSE NSE वगैरह के इंडेक्स देखिए आसमान छू रहे हैं, जबकि इकोनॉमी जो है उसमें प्रोडक्शन वगैरह तो बढ़ नहीं रहा कोई खास। सर्विसेज सेक्टर वगैरह के थ्रू, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आपके GDP के फिगर्स काफी हाई हैं, लेकिन यदि आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखेंगे उसमें कोई खास बढ़त नहीं आई है। अभी फिगर्स आए थे कि 10 साल में शायद 65% इंक्रीज हुआ है, विच इज नॉट वेरी गुड कंपेयर टू जो कि सरकारी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत इससे दुगने से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये इकोनॉमिक सर्वे पे जाना चाहूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसके बेसिस पे आपका बजट भी बढ़ेगा। तो पहली चीज तो मैं कहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग आपकी अर्थव्यवस्था है उससे काफी हटके बजट नहीं बन सकता जी, कि आपने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें यह है कि थोड़ा सा आगे पीछे ये हो जाएगा कि कुछ प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, कुछ पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप, लेकिन जो ब्रॉड इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पॉलिसी है उसमें कोई खास चेंज ला नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर उसका क्या होगा, जो 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स लगाए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है ना। तो यदि उनको आगे बढ़ाना है तो मैं बजट में कोई खास मेजर चेंज नहीं देखता हूं, लेकिन जो देखना चाहूंगा वही है जो कि प्रोफेसर चरण सिंह जी ने बोला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है कि एजुकेशन एंड हेल्थ में यदि हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ मैन पावर जो है, ह्यूमन पावर, वो बढ़ेगी और हम विकसित भारत, जो कि ये बार बार विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक, अब सचमुच में एक ह्यूमन बेस्ड विकसित पावर बन पाएंगे, केवल जीडीपी बेस्ड विकसित पावर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस वक्त केवल ये जीडीपी बेस्ड विकसित पावर की बात हो रही है कि $15-20 हज़ार पर कैपिटा अगर यदि हमारा हो गया तो हम विकसित भारत हो गए। एक बात बताइए सारथी साहब, आपने भी एजुकेशन और हेल्थ के संदर्भ में बात की। मैं एक आर्टिकल आज पढ़ रहा था जब बजट के संदर्भ में कार्यक्रम करने जा रहा था, तो उसमें ये बताया गया कि भाई भारत तो कृषि प्रधान देश है। जब हम बचपन में पढ़ते तो बताते थे कि 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, ये गांव में रहती है। अब वो आंकड़ा बदल गया है, 60% के करीब बोलते हैं कि कृषि पर है। और 48 लाख करोड़ का बजट था हमारा पिछले साल का। यह बताया जाता है कि इसमें केवल 1.25 लाख करोड़ हमने खेती के संदर्भ में प्रावधान किया, और उसमें भी 65,000 करोड़ हमने केवल और केवल किसान सम्मान निधि के नाम पर बांट दिए। थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि खेती किसानी के संदर्भ में भी आप उतनी ही प्राथमिकता की जरूरत महसूस करते हैं जितना आप एजुकेशन और हेल्थ के संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्या एमएसपी को लेकर देश का माहौल जब तब गर्म हो जाता है, उसको एड्रेस करने की कोई संभावना? एमएसपी की गारंटी के संदर्भ में सरकार के कमिटमेंट थी एक राजनीतिक दल के रूप में 2014 में स्वामीनाथन कमेटी के संदर्भ में, बताते थे कि आप जो मेहनत करते हैं ना उसके बाद भी 1.5 गुना इस प्रकार की बात करते थे। उसकी कोई उम्मीद आपको है या 2047? सवाल है, कृषि से खेला नहीं जा सकता है जी, लेकिन हम जो है, हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी 65 में और उसके बाद 90s में बनाई थी। उसके बाद पॉलिसीज जो है हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वही रही है जो कि 65 वाली थी। किसानों को आप थोड़ा एमएसपी दीजिए, थोड़ा ज्यादा पैसा दीजिए, एंड वो फिर एक नए बीज, नए खाद वगैरह की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हमारे पास प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन कृषि जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है क्योंकि पानी नीचे उतर गया है बहुत ज्यादा। आप ऐसी जगह चावल वगैरह उगा रहे हैं जहां पे कि चावल उगना नहीं चाहिए, जैसे पंजाब में अगर आप देखोगे तो एवरेज रेनफॉल पंजाब का 600-650 mm का है, जबकि चावल के लिए 1200-1300 mm जरूरी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव आप पानी जमीन के अंदर से निकालते हैं कहीं और से, तो यूनिट प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाती है। तो उसको आप एमएसपी से कवर करते हो, फिर नेक्स्ट और कॉस्ट बढ़ती है, फिर एमएसपी से कवर करते हो। ये एक वो रेस है जो आप कभी जीत नहीं सकते हो। तो यदि आप कहते हो कि एमएसपी बढ़ जाएगी बजट में, मुझे तो कोई खास इससे मुझे तो फायदा नहीं दिखता है। सरकार 3 लॉज लेके आई थी 3-4 साल पहले जी, उसका काफी उसकी खिलाफत हुई थी
मैं मानता हूं खिलाफत इसलिए हुई थी क्योंकि 8 बजे यदि आप पॉलिसी अनाउंस करके कहते हो कि रात को 12 बजे से ये लागू हो जाएगी, ऐसे पॉलिसी नहीं बनती है। जो कृषि 60 साल से डेवलप हुई है उसको आप ट्रांजिट करना चाहते हो उद्योगी तौर पे, तो आपको 5-6 साल देने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको सब्सिडीज दूसरे प्रकार के देने पड़ेंगे, जैसे कि आपके लिए मूंग दाल वगैरह जो आजकल बाहर से मंगाई जा रही है वो नहीं मंगानी पड़े। बहुत सी चीजें बाहर से आ रही है खाने की जिसको हमें पता भी नहीं है क्या क्या है, लेकिन बहुत सी चीजें बाहर से आ रही है ये भरपाई करने के लिए उसकी जरूरत है। एग्रीकल्चर के संदर्भ में व्यापक तौर पर दृष्टि की जरूरत है, ऐसा सारथी आचार्य जी कह रहे हैं। मुझे जाना है राघव अचल जी के पास में, वरिष्ठ पत्रकार के जो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं सिंहदेव साहब से आखिरी दौर की बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि सिंहदेव साहब से हमने वायदा किया था कि हम उनको जल्द ही मुक्ति दे देंगे। तो सिंहदेव साहब, सरकार के संदर्भ में 10 साल को लेकर सवाल हैं, पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर ऐसा लगता है कि सरकार ने जो कदम उठाया उसको वैसी सराहना नहीं मिली जो उस तरीके से मिलनी चाहिए थी। जैसे 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की बात चुनाव प्रचार के दौरान कही है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 वो तारीख थी जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए ये योजना लेकर आए थे। बताते 1 करोड़ की करीब लोगों को कर भी दिया गया है। इस पर आपका नजरिया क्या है? क्या इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? यह मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, इसे 5 साल तक बनाए रखना है। तकरीबन 2,13,000 करोड़ हर साल सरकार इस पर खर्च कर रही है। इस पर टी.एस. सिंहदेव साहब बतौर कांग्रेस नेता क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से तकरीबन 2.5 करोड़ घर बने हैं। क्या आप मानते हैं कि इस योजना को और बेहतर तरीके से बनाए रखना चाहिए? थोड़ा आपसे रोशनी मिले, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर एक जन नेता को बोलना चाहिए। घर का जहां तक सवाल है, ये एक अनिवार्यता होनी चाहिए, ये योजना नहीं एक अधिकार होना चाहिए, और देश के हर नागरिक के पास, हर परिवार के पास छत होना चाहिए। और भी बहुत छोटे हैं जी, पैसे नहीं रहते हैं, तो इसलिए समय के पहले बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 कमरे का घर होना चाहिए एक सामान्य परिवार को रहने के लिए। 2 रहायशी कमरे, एक कॉमन कमरा कहिए, नहीं तो उसी कमरे में आज के दिन वो खाना भी बनाते हैं, सोते भी हैं, बैठते भी हैं, सारा उनका काम होता है। तो एक अधिकार के रूप में इसको हमको लागू देश में करना चाहिए, और आकार ऐसा होना चाहिए कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वो मकान करे। तो इस दिशा में तो निश्चित रूप से कोई भी सरकार आए उनको आगे बढ़ना चाहिए और अधिकार के रूप में इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। जहां तक दूसरा सवाल आमदनी का है, महिलाओं की आमदनी के बारे में बात है, तो कंसेप्ट कांग्रेस पार्टी का भी, मेरा भी इसमें वही है कि न्यूनतम आमदनी की जो चर्चा वैश्विक स्तर पे हो रही है, उसको कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से 1 लाख रुपया हर परिवार का वार्षिक रखा था। मेरी सोच में वो सारी सब्सिडीज भी उस 1 लाख में समाहित होनी चाहिए, यानी हर प्रकार की आमदनी सब्सिडीज को मिला के देश के हर परिवार को 1 लाख का साल का न्यूनतम आज के दिन होना चाहिए। समय के साथ महंगाई बढ़ती है तो आप बढ़ाइए। तो ये मेरा इसमें दृष्टिकोण है, और इसकी पूर्ति के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, और ये भी अधिकार के रूप में यदि संभव हो तो परिवर्तित होना चाहिए। तो कुल मिला के मानना है टी.एस. सिंहदेव साहब का कि इन कार्यक्रमों को तो और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, चाहे ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार हो या कोई भी सरकार रहे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अचल जी हमारे साथ में है जन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो अचल जी, आपसे जानना चाहते हैं, या कोई उम्मीद है ही नहीं तो किस लिए बजट की इतनी बात करें? क्या कहते हैं अचल जी? धन्यवाद। देखिए, आपका पैनल बहुत वरिष्ठ है, गंभीर है, और तमाम सारे बजट पर बातें हो गई। मैं एक कॉमन मैन की तरह बात करना चाहता हूँ। मैंने भी सरकार के 7-8 बजट देख लिए हैं कि हमारे एक कहावत है अंचल में कि हाथ में मुट्ठी खुरखुरा उठी। आपके पास आमदनी के स्रोत कुछ है नहीं है, आप उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहते। पूरी दुनिया का कर्ज आपने हमारे देश की जनता पर, सरकार पर लाद दिया है, और उसके बाद आप सपने दिखाना चाहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो सामने आया उसमें जिन जिन मुद्दों को हाईलाइट किया गया है, मुझे लगता है वो सब एक तरह से झूठ है, और उस झूठ को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ बातें लगातार हो रही हैं। तो इन सब चीजों से बचने का, देखिए, ये फेस ट्रेनिंग बजट आने वाला है। आप इस देश का किसान आज भी आंदोलनरत है,
सिंधु बॉर्डर खुलवा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो दिल्ली की ओर बढ़ने वाला है। आपने कोई संकेत ऐसा नहीं दिया है अपने आर्थिक सर्वेक्षण में कि कल का जो बजट आएगा वो किसानों की लंबित मांगों को पूरा कर देगा। आपने महंगाई के बारे में, आपने जो आपका जो दर होती है, क्या कहते हैं उसको, उसका मैं टेक्निकल शब्द भूल रहा हूँ, वो पिछले साल के मुकाबले इस साल आप बढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई हालात नहीं दिख रहे हैं इस देश में कि आप इन लक्ष्यों को पार कर पाए। जहाँ तक सवाल पीपीपी मोड का है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसके नतीजे इस देश ने देख लिए। पिछले इसी बरसात में इस देश में पीपीपी बोर्ड पर बने जितने निर्माण कार्य हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, चाहे वो सड़कें हों, उनकी क्या दुर्दशा हुई है, इसके बारे में सोच के डर लगता है कि आने वाले बजट में आप क्या करेंगे। तो ये बजट अब लोक लुभावन बजट तो होने से रहा क्योंकि चुनाव निकल गया है। ये बजट तुष्टीकरण का बजट होगा, और उस तुष्टीकरण का बजट होगा जिसकी ध्वनि आपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में सुनी कि आप अपनी पहचाने सामने जाकर व्यापार कीजिए। आप असली जो समस्या है उस पर बात करना नहीं चाहते। एक बात बताया अचल जी, आप सरकार को खारिज कर रहे हैं। यही सरकार है जो आयुष्मान योजना लेकर आई, जिसके अंतर्गत एक बड़ा वर्ग इलाज के संदर्भ में निजी अस्पतालों में लाभान्वित होने का अधिकारी हो पाया। क्या अचल जी इसको एक सराहनीय कदम नहीं मानते? मुद्रा योजना 10 लाख का लोन, आंकड़े बताते हैं 8 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू हुई थी। अब तक तकरीबन 47 करोड़ लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। क्या इसके संदर्भ में अचल जी को कोई दृष्टि नहीं आती? झुग्गियां, आसमान के नीचे रहने की मजबूरी, इससे उबारने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों घर बन गए। क्या अचल जी को नहीं लगता है कि ये ऐसी योजनाएं हैं जो देश में बदलाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बहुत कुछ खराब हुआ पर कुछ तो अच्छा भी हुआ होगा। अचल जी को भी अगर अच्छा ना दिखेगा तो फिर कौन अच्छा देखेगा? देखिए, ये जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं उनके नतीजे सामने हैं, और अगर इन योजनाओं पर अमल ढंग से और ईमानदारी से किया जाता तो हम 85 करोड़ लोगों को, जिन्हें पिछले 3 साल से कोविड के जमाने से मुफ्त में 5 किलो अनाज खिला रहे हैं, उनको उस सीमा से बाहर निकाल के आ जाते और ये गारंटी देते कि इस योजना को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देश में इतने रोजगार के अवसर संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में पैदा कर दिए हैं कि अब लोगों को 5 किलो अनाज देने की जरूरत नहीं है। तो आप एक तरफ अपनी उपलब्धियों का झुंझुना बजाते हैं और दूसरी तरफ आप हकीकत दुनिया के सामने है। इतनी बड़ी आबादी, जिस देश की आधी से आधी लगभग आबादी, आधे से ज्यादा आबादी अगर 5 किलो अनाज खा रही है, सरकार के रहमो करम पर जिंदा है, तो इस देश में ऐसे बजट का मतलब क्या है? ऐसे बजट का मतलब क्या है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर जाने के लिए ही मैंने अचल जी से ये सवाल किया था, क्योंकि चरण जी मुझे रोशनी देंगे इसके संदर्भ में। चरण जी, इतिहास के पिछले 200 साल की क्रांतियों पर दृष्टि डालते हैं ना, तो उसका बड़ा कारण ये दिखाई देता है कि वहां के हुक्मरान अपनी आवाम को, अपनी प्रजा को, अपनी जनता को पेट में रोटी नहीं दे पाए थे। अगर फ्रांस की राज्य क्रांति आज पाठ्यक्रम का हिस्सा है तो वो इसलिए है कि लुईस 16वें की पत्नी मैरी से जब यह सवाल किया कि लोग आए हुए हैं, क्या करना है, तो उसने पूछा था कि क्यों आए हुए हैं इतने सारे लोग, किस बात के लिए चिल्ला रहे हैं? तो मैरी को जवाब दिया था कि उनके पेट में रोटी नहीं है, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इसलिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मासूम रानी ने प्रतिप्रश्न किया था कि अगर उनके पास रोटी नहीं है तो वो पेस्ट्री क्यों नहीं खा लेते? मेरा सवाल आपसे यहीं पर है कि देश के आंकड़े जब पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि BMW की कारें पिछले 6 महीने में जितनी ज्यादा बिकी है ना, देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं बिकी। पर अचल जी हमको ये बताते हैं कि इस देश की 80 करोड़ आबादी उस 5 किलो अनाज पर अपना जीवन गुजर करने के लिए मजबूर है जो सरकार उसे मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। सीधे तौर पर बात यह है कि आर्थिक विषमता, आर्थिक असमानता, क्या उस पर सरकार की दृष्टि है या सरकार की दृष्टि है इसीलिए 5 किलो के अनाज की योजना है? ये जो सवाल आपने पूछा है ये बहुत गंभीर सवाल है। दुनिया भर में भी इनकम इनइक्वालिटीज की बात हो रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं,
और आपको मैं एक बात आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा। मैं भी आसपास, दिल्ली के आसपास कई बार जाता हूँ थोड़ा सोशल वर्क के लिए। तो दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर के फासले पे एक शहर है बागपत जी। इतनी भीषण गर्मी पड़ी इस वर्ष, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कुछ दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक मटका ले लीजिए, मिट्टी का मटका। मिट्टी का मटका खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 130 रुपए का मटका आता है सारा। मैं हैरान था। हम लोग एसी कारों में, एसी कमरों में, रेफ्रिजरेटर का पानी, और दिल्ली से 80 किलोमीटर के फासले पे हम लोग, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास एक मटका खरीदने का पैसा नहीं है। तो मैं तो उस टाइम पे सोच रहा था कि सरकार को एक सुझाव दूं, हर गर्मी में राशन के साथ एक मटका गरीब लोगों को बीपीएल के अंदर देगी। तो आप ठीक कह रहे हैं। और अभी अभी हाल में एक शादी हुई है इस देश में, कोई मान ही नहीं सकता है कि इस प्रकार की भी अमीरी हो सकती है। तो बात तो सही। अभी आते हैं, थोड़ा गहराई से इसको विचार करते हैं। जहां तक अनाज का सवाल है, हमारे पास सरप्लस स्टॉक भी है, उसका भी अच्छा भरपूर फायदा हो गया है। हमने कोविड में देखा कि इसका काफी लाभ हुआ है। लोगों को कम से कम रिवर्स माइग्रेशन हुई, गांव में लोग वापस चले गए, काफी कुछ हुआ। कम से कम उनको एक चीज की सिक्योरिटी हो गई कि हाँ, खाना उपलब्ध है। जिन लोगों को खाना नहीं चाहिए, जिन लोगों को खाने का कोई फायदा नहीं है, उनके लिए यूं समझ लो कि एक इनकम की सोर्स भी बन गई। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, काफी लोग जाके बाहर बेच देते हैं और उससे थोड़ा पैसा आता है, उससे और चीजें खरीद लेते हैं। अब देश की जो हालात हैं, इस हालात में सरकार को क्या करना चाहिए? जहां पर रोजगार और विद्या, पढ़ाई, एजुकेशन, इन दोनों चीजों पे जोर देना है। और वही मैं आपको शुरू में ही कह रहा था कि जिस तरीके का विश्लेषण आया है आज रिपोर्ट में, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली चाहिए। कहां से आएगी? कुछ तो मनरेगा के नीचे दिया जा रहा है, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मेरा इसी पे माफी के साथ चरण सिंह साहब आपसे बात करना चाहता हूं। एक तरफ सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है हर महीने 5 किलो। दूसरी तरफ मनरेगा की जो योजना थी, मनरेगा क्या थी? रोजगार की गारंटी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को 100 दिन तुम्हें रोजगार मिलेगा ही। सरकार उसके बजटीय प्रावधान को घटाती जा रही है। तो चरण जी, मुझे बताएं कि क्या चीज समाज के लिए ज्यादा बेहतर है? पसीना बहाकर रोटी खाना, या आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर भी रोटी आपको मिलेगी, ये व्यवस्था करना? ये द्वंद्व रहता है। थोड़ा इसमें भी तो दृष्टि आनी चाहिए ना। ये तो गांधी जी ने खुद ही कह दिया था कि बैठे बैठे रोटी देना ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। मेहनत करके अपनी रोटी कमाओ और खाओ। ये गांधी जी ने आज से 75 साल पहले कह दिया था, और हमने अपने देश में उसको पूरा प्रयत्न किया कि मनरेगा की नीति के नीचे यही तो है, मेहनत करो, कुछ भी मेहनत करो, बिगड़ो नहीं, और आदत बनी रहे काम करने की। अब आप जो कह रहे हैं कि प्रावधान उसके नीचे कम कर दिया है, जो मेरी समझ में आया है, जैसे जैसे कोविड पीछे हुआ, रोजगार के मौके बने, जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, गांव में जो लोग थे वो वापस जाना शुरू हुए, तो उस कारण ग्रामीण लोगों में जो मनरेगा की स्कीम थी उसमें थोड़ी अपने आप ही जैसे कमी आई है। क्या उसमें कटौती की गई है? मैं सोचता हूँ उसका यूटिलिटी कम हुई, उसके यूटिलाइजेशन कम हुआ है, मैं वो रिफ्लेक्शन देखता हूँ। पर जहां तक बड़ा मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है इनकम इनइक्वालिटीज का। वो इनकम इनइक्वालिटीज को कम करने के दो ही तरीके हैं, रोजगार और विद्या। और वो दोनों पे सरकार, और उसमें भी आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में बहुत अच्छा आया है, स्टेट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कैपेबल और कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जहां तक एमएसएमई का सवाल है, जो जहां से जॉब क्रिएट होगा, उसमें ज्यादा रोल स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है। एजुकेशन में भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। तो मुझे लगता है सरकार, केंद्रीय पर मेरा साहब सीधा सवाल है, आप बार बार इस पर बोल रहे हैं कि सरकार का फोकस है, रिपोर्ट में बताया है, ऐसा भी किया है। बच्चे को भी पता है कि पूरे देश में हेल्थ सेक्टर में सरकार के स्वीकृत पद कितने खाली पड़े हुए हैं।
मैं जिस रायपुर में बैठा हूं, इस रायपुर में 7 साल 8 साल पहले पैड स्कैन मशीन खरीदी गई थी। तकरीबन 16 करोड़ की वो मशीन खरीदी गई सर। 8 साल से वो मशीन पैक है, और पैक इसलिए है कि इन 8 सालों में लोक कल्याणकारी सरकारें उन टेक्नीशियन की भर्ती नहीं कर सकी हैं जो उस मशीन को चला सके और उस मशीन के चलने से आम जनता लाभान्वित हो सके। टीचर्स के संदर्भ में खबरें भरी पड़ी हैं। इतने स्कूल एक शिक्षक के भरोसे, कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो बिना शिक्षक के भरोसे। और इसके बाद में यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है, बताया जा रहा है कि हमें इतनी नौकरियां सृजित करने की जरूरत होगी। जो नौकरियां उन पर तो भरते नहीं, नई नौकरियों के सृजन के संदर्भ में दावे करते हैं। इस विसंगति को लेकर चरण सिंह जी आपका खून नहीं खोलता? खून खोलता है। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए यही कारण है कि हमें कम से कम 4 वर्षों से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन पे जोर डाल रहा हूं। और IIM बेंगलोर में हम लोगों ने इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। अपोलो हॉस्पिटल जो IIM बेंगलोर की सड़क के पार है, और 200 किलोमीटर दूर एक गांव में जाके हमने टेस्ट किया कि टेली मेडिसिन कितनी की चल सकती है। और टेली एजुकेशन का भी एक्सपेरिमेंट IIM बेंगलोर में किया गया, और उसमें मैं काफी अपनी तरफ से योगदान डाल रहा था। तो आपने दोनों जो बातें कही, क्वालिटी ऑफ हेल्थ और एजुकेशन, उसका मिसिंग टीचर्स, मिसिंग टेक्नीशियंस, अब उसका यही हल हो सकता है। अब एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, इसमें केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों को जोर लगा के काम करना पड़ेगा, एक से काम नहीं होगा। जैसे आपने कहा 7 करोड़ की मशीन पड़ी है, टेक्नीशियन नहीं आ रहा है। अब इसमें टेक्नीशियन किसने रिक्रूट करना है? केंद्रीय के राज्य सरकार ने। तो सरकार का मतलब है कि सरकार जिस लेवल पे भी है, सबने मिल के करना है। एक बात और मैं कहनी चाहूंगा, आपका टाइम भी जा रहा है तो मैं एक बार जल्दी से कह देता हूं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी आया, पर वैसे मैं और आप अगर हम लोग खुद सोचें तो सारा कुछ हम लोगों को मिलके ही करना पड़ेगा। सरकार का एक तरीका है, लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का भी एक तरीका है, और हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है उनका भी, NGO का भी एक रोल है। अगर मिलकर सारे रोल अपना, मशीन खरीद ले, अभी बंद की बंद पड़ी, तो वो रोल हम सब लोगों को प्ले करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोग की जिम्मेवारी भी है। सिर्फ ये चीज पे छोड़ दें कि सरकार सब कुछ करेगी या उद्योगपति करेंगे, नहीं, हम लोगों को भी सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमें तो बताया जा रहा है कि देश सरपट भाग रहा है, तीसरी महाशक्ति बनने के संदर्भ में हम लालायत हैं। बस हार्दिक जी पढ़ रहा था ना, उसको क्रॉस चेक कराना है आपसे। पढ़ रहा तो पता चला कि भाई सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है, तो बताया गया कि भाई पैसा इनकम टैक्स से आ रहा है। कितना आ रहा है? 19% आ रहा है बजट का। 11,56,000 करोड़ जो है इनकम टैक्स से आ रहा है। GST से 10,68,000 करोड़ आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स से जो है 10,43,000 करोड़ आ रहा है। कोई 19% है, कोई 18% है, कोई 17% है। पर सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? तो पता चला 16,85,000 करोड़ आ रहा है। टोटल बजट का 28% इस मद से आ रहा है। किस मद से आ रहा है? तो पता चला कि कर्जे के रूप में आ रहा है। तो आपसे जानना चाहता हूं सारथी जी, ये चारवाक हमारे यहां पे हुए थे, उन्होंने एक दर्शन दिया था, बड़ा फेमस है, मस्ती में जियो कर्ज लेकर घी पियो। इतनी लंबी यात्रा के बाद कि हम उस दर्शन के सही अमल में करने वाले लोग तो नहीं हो गए। थोड़ा सारथी जी बताइए। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, और ये विश्व बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से 30 से 40% इनएफिशिएंसी हमारे यहाँ है। तो हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जिस तरह आपने खुद ने बोला था, मशीनें खरीदते हैं, यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो आउटपुट नहीं आता है। इस प्रकार की चीज उद्योग में भी होती है, और कृषि में भी होती है, और हम लोग की आम जिंदगी में भी होती है। एयर कंडीशनर चल रहा है, कोई नहीं है दफ्तर में, लेकिन AC चल रहा है सबके लिए। तो इस प्रकार की अगर हम वेस्टेजेस कम करें तो हमें इतने कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। दो सोर्सेज हैं जिसपे सरकार काफी निर्भर है, एक तो कर्जा लेना, और दूसरा ये है कि पब्लिक संपत्ति जो है उसे प्राइवेटाइज करना, मतलब बेच देना। जी। तो
एयर इंडिया जिस प्रकार से बेचा है, इस प्रकार से बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेची है और गवर्नमेंट और भी बेचना चाहती है। ठीक है, अगर वो बेचते हैं, यूटिलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में होता है तो ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है सिचुएशन ये है कि या तो अपनी चीज बेचो घर से, इक्वल टू जैसे हमारे पुराने ख्यालात के लोग बोलते थे घर के बर्तन बेच के काम चलाओ, तो दूसरा ये है कि कर्जा लेके काम चलाओ। ये ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ये गाड़ी लंबी चलेगी। जिस तरह प्रोफेसर चरण सिंह जी ने कहा, इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है, 4-4 हजार की तो शादियां हो रही है हमारे यहाँ, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हो सब्सिडाइज रेट पे। आई मीन ये क्या हो क्या रहा है। दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक बार ये कहा था कि हमारे यहाँ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये भी है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, और इसकी वजह से क्या है कि लोग विड्रॉ कर रहे हैं लेबर फोर्स से और अनपेड फैमिली वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो कमा रहा है उस पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारी गरीबी कम नहीं हो रही है। तो इनइक्वालिटी कम करना, जॉब्स क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ वगैरह, ये कुछ प्रायोरिटीज हैं। यदि इस पे एक लॉन्ग टर्म विजन बना के एवरी ईयर बजट यहां से फॉर इंस्टेंस 29 तक थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 6% तक एजुकेशन पे खर्च किया जाए, 3-4% हेल्थ पे किया जाए, इस कदर प्राइवेटाइजेशन ना करें, एजुकेशन एंड हेल्थ का ज्यादा एफिशिएंसी लाएं, इसके लिए कुछ तो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह इस्तेमाल करिए और भी करें, और जो रिक्त स्थान है उनको भर के लोगों को काम दें। अगर इस दिशा में यदि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनती है तो 1 साल का बजट के लिए एक फिर है एक यार्डस्टिक लगा सकते हैं कि मैं इस साल ये अचीव करना, अगले साल ये अचीव करना है, अगले साल ये अचीव करना है। तो मैं यही कहूंगा कि सरकार को ये देखना है कि यदि फिस्कल डेफिसिट कम करना है, दैट मींस बोरो नहीं करना है, तो किस प्रकार की पॉलिसी बननी चाहिए कि इनइक्वालिटी कम हो, टैक्स का पैसे ज्यादा आए। कुल मिला के आर्थिक विषमता जो आबादी के बीच में है उसे दूर करने के संदर्भ में फोकस होना चाहिए। मुझे आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना है अचल साहब आपके पास में, लेकिन दोनों वित्त विशेषज्ञों ने शादी का जिक्र किया। शादी किसकी? मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की। तो चरण सिंह जी, इस पर भी आपकी एक टिप्पणी हो ही जाए। गलती है ऐसी शादी करना, या आप मानते हैं कि अगर इतने समृद्ध लोग भी खर्च करने के लिए रास्ते नहीं निकालेंगे तो लोगों के पास पूंजी पहुंचेगी कैसे? अगर मुकेश अंबानी के द्वारा वैश्विक स्तर का विवाह समारोह आयोजित किया गया तो उस विवाह समारोह के माध्यम से जो अनगिनत रोजगार दिवसों का सृजन हुआ, माली को काम मिला, ड्राइवर को काम मिला, गाड़ी वाले को काम मिला, हवाई जहाज वाले को काम मिला, होटल वाले को काम मिला, कैटरिंग वाले को काम मिला, कहां से दुनिया से लोग नहीं आए। तो आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे आयोजन होने चाहिए या ऐसे आयोजन इस देश में प्रतिबंधित होने चाहिए? एक टिप्पणी आपसे मिल जाए चरण जी। भैया, इस चीज पे जो आपने अभी उदाहरण दिए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को मार्केटिंग हुई, कितनी एडवर्टाइजमेंट हुई, पूरे ग्रह में सबको पता चल गया, हमारे धरती ग्रह पर, कि ऐसा भी एक शादी और ऐसा भी एक परिवार हिंदुस्तान में रहता है ना जी। तो ये आपका उदाहरण ठीक है, रहता है, अच्छी बात है। पर उसी शहर में बहुत गरीब लोग भी रहते हैं। तो मेरी राय में हर चीज संतुलन में हो तो थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि जो गरीब रह रहा है वो भी अपने मन में सोच रहा होगा कि ये मैं क्या देख रहा हूं। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर मिट्टी का मटका नहीं लोग अफोर्ड कर सकते, अगर उसी शहर में वो रह रहे हैं तो क्या होना चाहिए। अभी आप कह सकते हैं ये देश में कृष्ण भी था और सुदामा भी थे, मैं आपके साथ सहमत हूं। आप कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान भी थे और भीलनी भी थी जो बेर पे चल रही थी, मैं आपसे सहमत हूं। तो इसलिए ये तो मॉरल और एथिक्स का सवाल होगा, पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं महसूस करता हूं हर चीज संतुलन में रहे, संतुलन के साथ चीज होनी चाहिए। चरण जी का ये कहना है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं। एक आम नागरिक की हैसियत से अगर वित्त मंत्री जी को कहने का मौका है तो राकेश अचल जी क्या कहना चाहेंगे निर्मला सीतारमण को? हमारे कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी यही है, एक आम आदमी की आवाज हुक्मरान तक पहुंचे। अचल जी आम आदमी हैं,
थोड़ा व्यक्त करें अपनी भावनाओं को। बजट 7वां देख रहे हैं इस देश में, और अगर मुझे माननीय श्रीमती सीतारमण जी सामने मिले तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भैया रोटी कपड़ा और मकान का नारा हमारा बहुत पुराना है, वो दे दो और ऐसा बजट बना दो जिसमें कम से कम ये जो हजारों 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की शादियां होती हैं इस पर नियंत्रण हो। कांग्रेस की सरकार थी जिसमें अतिथि नियंत्रण कानून बना था, 200 का और 150 से ज्यादा लोग खाने भी नहीं जा सकते थे। एक हमारी आज की सरकार है जो 5,000 करोड़ की शादी में आशीर्वाद देने जाती है। तो ये नीति और नियति का सवाल है, इसको बदलने की जरूरत है। अगर हमारे प्रधानमंत्री महाजने ये गतों पंथा प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करेंगे तो इस गरीब देश में, फिर मैं वहीं आता हूँ जहाँ 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा है, वहाँ 5,000 करोड़ एक दिन की शादी में खर्च करने वाले लोगों के पक्ष में ही ये बजट आएगा। आप देखेंगे इसमें नौचा जाएगा मध्यम वर्ग को, जो 85 करोड़ तो टैक्स देने से रहे, तो जो 30 लोग जो रहे वो अपनी जगह दे रहे हैं, लखपति जो है 10 लाख कमाते हैं 20 लाख कमाते हैं, बचता है उपभोक्ता जो सबसे बड़ा मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता को बोझ करके और फिर अदानी अंबानी प्रजाति, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ इन लोगों को, बड़े भले लोग हैं, देश के निर्माण में इनकी बहुत अहम भूमिका है, लेकिन इस बजट में जब तक ऐसी नीतियां नहीं बनेंगी जिसमें आरबीआई साहब के हमारे चरण सिंह साहब बैठे पूर्व अध्यक्ष, ऐसी नीतियां नहीं बनेंगी कि लोग बैंक का पैसा लेके विदेशों में भाग जाए लौट के ना आए, तब तक ऐसे बजट का कोई मतलब नहीं। तब तक ऐसे बजट का कोई मतलब नहीं। तो कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो इस देश की अपेक्षाएं बहुत रही है, पर सबसे बड़ी अपेक्षा जो इस समय समाज में दिखाई दे रही है वो है आर्थिक विषमता को खत्म करने की। धनी और धनी, निर्धन और निर्धन, ये आदिकाल से मनुष्य प्रजाति के बीच में समस्या रही है। समय समय पर इसके समाधान खोजे जाते रहे। अब देश के वर्तमान में भी ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसके समाधान की दिशा में कदम उठने चाहिए। जो वर्ग टैक्स देता है वो टैक्स अपने आप को शोषित महसूस न करे, इस प्रकार का स्वर भी बजट से आना चाहिए। वहीं जो जरूरतमंद लोग हैं उनको मेहनत के साथ एक सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर मिल सके, ऐसी अपेक्षा भी इस बजट से हम करते हैं। देखते हैं कल हमारी उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरता है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद बजट पूर्व इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल मिलेंगे बजट पर चर्चा के लिए इसी समय पर। अभी दीजिए मुझे याद, सदा प्रणाम।